हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोल इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम सीबीएसई के जो इकोनॉमिक्स के पेपर हैं प्रीवियस ईयर, उनके जो एमसीक्यूज हैं वो मैं आपको उनके आंसर की बताऊंगा विद डिटेल्ड सॉल्यूशन। ठीक है जी, चलिए लेट्स गेट स्टार्ट। देखिए, फर्स्ट हमारा जो एमसीक्यू है ये 2025 का पेपर था। लिखा है मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम पहले सोल्व करेंगे, देन इंडियन इकोनॉमी को करेंगे। In the context of current account transactions of balance of payment, identify the incorrect statement from the following। यानी कि जो हमारा करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स होती हैं बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट में, उनमें से इन चारों में से एक गलत स्टेटमेंट को हमने आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर रिकॉर्डेड एज क्रेडिट आइटम्स। देखिए, हम डिटेल सॉल्यूशन भी समझेंगे साथ साथ कैसे कैसे हमारा आंसर आएगा। देखिए, जो एक्सपोर्ट्स होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब पैसा देश में आ रहा है हमारे, एक क्रेडिट आइटम्स होती हैं। ठीक है जी, जो इनकी ये हमारी पॉजिटिव एंट्री होती है, एक्सपोर्ट एंड गुड्स और सर्विसेज। यानी कि बाहर हम गुड्स बेच रहे हैं तो उनका जो पैसा आ रहा है, ठीक है जी, उनको हम क्रेडिट करते हैं। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है आंसर। इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर रिकॉर्डेड एज डेबिट आइटम्स। इंपोर्ट्स यानी कि जो हम बाहर से माल अपने देश मंगवा रहे हैं, तो हमारा पैसा देश से बाहर जा रहा है, तो ये डेबिट हो रहा है आइटम्स। यानी कि जो पैसा देश से बाहर जा रहा है, जो जाता है वो डेबिट, जो आता है वो क्रेडिट। तो ये नेगेटिव एंट्री है। थर्ड हमारा पॉइंट है नेगेटिव, ऑल ट्रांसफर पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड एज डेबिट आइटम्स। अब पेमेंट्स हैं ये ट्रांसफर पेमेंट्स, जैसे कि गिफ्ट, रेमिटेंसेस जो बाहर भेजे हैं, ये डेबिट आइटम्स हैं। और ट्रांसफर रिसिप्ट्स जो हमारे होते हैं, और ट्रांसफर रिसिप्ट्स आर रिकॉर्डेड एज डेबिट आइटम्स। जो ट्रांसफर पेमेंट्स होती हैं हमारी, जो पैसा बाहर भेज रहे हैं, वो हमारा डेबिट होता है। ठीक है जी। फोर्थ हमारा डी है, जो ऑल ट्रांसफर रिसिप्ट्स आर रिकॉर्डेड एज डेबिट आइटम्स। ट्रांसफर रिसिप्ट्स यानी कि जो पैसा हमें क्रेडिट होना चाहिए था वो डेबिट हो रहा है, जो पैसा हमारे पास आ रहा है वो डेबिट हो रही है। तो इसका जो फोर्थ वाला जो स्टेटमेंट है वह हमारी इनकरेक्ट है। फोर्थ वाला, तो फोर्थ इसका एमसीक्यू बिल्कुल ठीक है। यानी कि जो रिसिप्ट होती हैं जो क्रेडिट हो रही हैं, लेकिन इसमें दिखाया गया कि रिसिप्ट डेबिट होती हुई दिखाई गई, तो ये हमारा एमसीक्यू स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन 2 पे आते हैं हम। From the items given in column 1 and column 2, choose the correct pair। देखिए, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ओल्ड एज पेंशन, ये दे रखे हैं हमको। एंटर फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम, ग्रांट फ्री एकोमोडेशन फ्रॉम एन एम्प्लॉयर, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, इंटरेस्ट फ्रॉम कैपिटल। देखिए जी, नेशनल इनकम में हमारे फैक्टर इनकम्स होते हैं। देखिए, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है हमारी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, जैसे कि रेंट, इंटरेस्ट वगैरह होता है। इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, ये एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट होता है। मिक्स्ड इनकम यानी कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं, जैसे कि लेबर कैपिटल, उनकी मिक्स्ड इनकम होती है। और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को मिलने वाली वेजेस, सैलरी, पर्क्स वगैरह, ये सब हमारे होते हैं कंपनसेशन होते हैं हमारे। ठीक है जी। तो अब हम ऑप्शंस देखते हैं। ए, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी यानी कि ओल्ड एज पेंशन, तो ये हमारा रॉन्ग है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हमारा होता है जैसे कि रेंट, इंटरेस्ट वगैरह। इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, प्रॉफिट, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, प्रॉफिट, ये हमारा ठीक है बिल्कुल। मिक्स्ड इनकम
जैसे कि जो हमारे लोकल बिजनेसमैन होते हैं, इनकी जो क्या कहते हैं लेबर कैपिटल या जो भी इनका होता है, जो हमारे लोकल सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं उनकी इनकम होती है रेंट फ्री एकोमोडेशन फ्रॉम एम्प्लॉयर और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज इंटरेस्ट फ्रॉम कैपिटल। ये भी नहीं, तो इसका सही पेयर बन रहा है बी वाला, यानी कि जो इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप को इनकम कहाँ से होती है? जब वो प्रॉफिट कमाता है। ठीक है जी, तो यानी कि ये इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं हम। स्टेटमेंट 1, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। एक मिनट को रोटेट कर लेता हूँ मैं, थोड़ा सा इजी रहेगा मेरे लिए भी। चलिए, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज rate system is an amalgamation of fixed and flexible rate system. Statement 2, manage floating exchange rate system is also known as hybrid system. In the light of the given statement, choose the correct option from the following. देखिए, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, मैनेज फ्लोटिंग, इसको हम डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं। इन दोनों सिस्टम्स की फीचर्स होते हैं, मार्केट फोर्सेस भी काम करती हैं फ्लेक्सिबल जैसा, गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक भी इंटरवेंट करते हैं जब जरूरत हो, फिक्स जैसा। इसलिए ये दोनों का मिक्सचर है। जो हमारी जो मैनेज फ्लोटिंग होती है इसको हम डर्टी फ्लोटिंग में बोलते हैं। ठीक है जी, तो लेकिन जो हमारा स्टेटमेंट 2 है, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज सिस्टम को हम हाइब्रिड सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है जी, हाइब्रिड मतलब मिक्स सिस्टम, क्योंकि फिक्स्ड प्लस फ्लेक्सिबल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर ट्रू। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर ट्रू। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं हम। इरफान is a student, borrows 80,000 to finance his college fee. He plans to begin repaying the loan 6 months after his graduation, making payments over a span of 10 years. Based on above text, identify the identical function of money. मनी का फंक्शन इसमें हमको बताना है। ठीक है जी, मनी का फंक्शन हमें इसको बताना है। तो इसका जो आंसर है वो होगा स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। देखिए कैसे, अब हम आपको समझते हैं। इरफान इसमें लोन ले रहा है, पेमेंट में करेगा वो, फ्यूचर पेमेंट करेगा वो 6 मंथ बाद आफ्टर हिज ग्रेजुएशन। ठीक है जी, 10 साल तक। ये डेफर्ड पेमेंट है। डेफर्ड मतलब पोस्टपोन, डिले करना। मनी यहाँ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स का काम कर रही है। लोन एग्रीमेंट्स, ईएमआई, इंस्टॉलमेंट सभी में ये फंक्शन यूज होता है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, क्योंकि उसने लोन लिया। ठीक है भाई, और ही प्लान्स टू बिगिन रीपेइंग द लोन, यानी कि वो लोन चुकाना कब से शुरू करेगा? 6 महीने बाद। ठीक है, 10 साल का टाइम स्पेंड समय लेके। तो ये हमारा कहलाएगा ऑप्शन सी, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। आगे देखते हैं। सपोज द सेविंग कर्व ऑफ एन इकोनॉमी मेक्स एन इंटरसेप्ट at a negative value of 50 crore. In the economy, 20% of an increase in income is saved. इसमें हमको मल्टीप्लायर की वैल्यू बतानी है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा आंसर बी, यानी कि 5। देखिए, हमारा जो मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है k इज इक्वल टू
1 अपॉन हम कह सकते हैं 1/MPS, ठीक है जी। तो इसमें MPS नहीं दिया हुआ है, डायरेक्टली 20% इनकम बड़ी है ऑफ एन इंक्रीज इनकम इज सेव्ड, यानी कि 20% ऑफ एन इंक्रीज इन इनकम, यानी कि बढ़ी हुई इनकम का 20% हमने सेव कर लिया, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव हमारी 0.20 आ गई। तो 1/1 माइनस एम्पियर जब हम रखेंगे आंसर में तो हमारा आंसर आएगा 5। ठीक है जी, तो आंसर 5 है। देखिए नेगेटिव इंटरसेप्ट यानी कि -50 करोड़ का मतलब है डिस सेविंग्स हो रही है हमारी एट 0 इनकम लेवल पे। माइनस में है तो माइनस यानी कि डिस सेविंग्स हो रही है हमारी। बट मल्टीप्लाई कैलकुलेट करने के लिए हमें एमपीएस चाहिए होता है, जो कि हमारा 0.2 है। ठीक है जी, क्योंकि 20% हमने हमारी बढ़ी हुई इनकम का 20% हमने सेव कर लिया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। Read the following statements, assertion A and reason R. Choose the correct option from those given below. Public goods are those goods that are collectively consumed by the public. बिल्कुल सही बात है ये। Public goods are excludable and rivalrous in nature. Public goods are excludable and rivalrous in nature. देखिए public goods are those goods that are collectively consumed by the public. पब्लिक गुड जैसे कि स्ट्रीट लाइट्स, नेशनल डिफेंस पार्क, सभी लोग कलेक्टिवली यूज करते हैं, बिल्कुल सही बात है। 1% का कंजम्पशन दूसरे को इफेक्ट नहीं करता। रीजन इसका कारण है पब्लिक गुड्स आर एक्सक्लूडेबल एंड राइवलरस इन नेचर, ये गलत है। पब्लिक गुड्स एक्चुअली नॉन एक्सक्लूडेबल और नॉन राइवलरस होते हैं। नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब होता है एक्सक्लूड नहीं कर सकते। स्ट्रीट लाइट से किसी स्ट्रीट लाइट जो होती है हमारी, स्ट्रीट लाइट से किसी को हम रोक नहीं सकते। राइवलरस मतलब एक पर्सन यूज करते हैं दूसरे के लिए, हम मना नहीं करते। नॉन राइवलरस रीजन गलत डेफिनेशन जो है हमारी, सही डेफिनेशन प्राइवेट गुड्स होते हैं एक्सक्लूडेबल प्लस राइवलरस होते हैं, और पब्लिक गुड्स हमारे नॉन एक्सक्लूडेबल प्लस नॉन राइवलरस होते हैं। ठीक है जी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। assertion A is true but reason R is false। जो पब्लिक गुड्स है हमारे वो नॉन एक्सक्लूडेबल और नॉन राइवलरस होते हैं। नॉन राइवलरस मतलब एक पर्सन यूज करते हैं तो दूसरे के लिए मना नहीं करते, बिल्कुल ठीक है। जो अगर हम पार्क पे बैठे हैं तो एक पर्सन आगे बैठा दूसरा बैठेगा। और नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब कि किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते, किसी को रोक नहीं सकते हम यूज करने से। ठीक है जी, प्राइवेट गुड हमारे एक्सक्लूडेबल और राइवलरस होते हैं। चलिए, सपोज द वैल्यू ऑफ एवरेज propensity to consume APC 0.8 and national income is 4,000 crore. The value of savings would be, यानी कि एपीसी की वैल्यू दी है 0.8, नेशनल इनकम की वैल्यू दी है 4,000 करोड़। सेविंग्स की वैल्यू निकालनी है हमको, तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है? फॉर्मूला हम देखेंगे। देखिए एपीसी हमारा इसमें जो होता है वो देखिए, एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमें दिया गया है एपीसी 0.8 है प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1। तो अगर हम निकालेंगे तो हमारा एपीएस आ जाएगा 0.2। तो सेविंग्स कैलकुलेट करने के लिए हमें एपीएस इंटू नेशनल इनकम को हम कैलकुलेट करते हैं। तो हमें यहाँ पे निकालनी है सेविंग्स निकालने के लिए हम एपीएस सॉरी एपीएस इंटू नेशनल इनकम को करते हैं। तो एपीएस जो है हमारी
APS 0.2 निकली और हमारा 4000 जो हमें नेशनल इनकम दे रखी थी, तो जो हम करेंगे 0.2 इंटू 4000, तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे सी, यानी कि 800 करोड़ जो हमारी सेविंग्स होंगी। तो ये इसका आंसर सर, ठीक है जी। चलिए अगला देखते हैं। इन द context of the commercial banks, which of the following statements are correct? देखिए, deposit receipts are liabilities for commercial banks. They are creators of credit in the economy. They accept deposits from general publics. They accept deposits on behalf of Reserve Bank of India. देखिए, डिपॉजिट रिसीव्ड्स आर लायबिलिटीज फॉर कमर्शियल बैंक, एकदम सही स्टेटमेंट है हमारी। जब बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है तो उसको वापस रिटर्न करना पड़ता है, इसलिए डिपॉजिट बैंक की लायबिलिटी बनती है डेब्ट। दे आर क्रेडिटर ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी, ये भी सही है। बैंक्स क्रेडिटेशन करते हैं थ्रू लैंडिंग। मनी मल्टीप्लायर है, प्रोसेस से क्रेडिट कर होता है। इनिशियल डिपॉजिट से मल्टीपल टाइम्स ज्यादा लोन दे सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। दे एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑन बिहाफ ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कुछ खा गया मैं शायद। दे एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम जनरल पब्लिक, ठीक है, जनरल पब्लिक हम लोग तो बैंक में पैसे जमा करते हैं, बिल्कुल सही बात है। कमर्शियल बैंक्स का मेन काम पब्लिक से डिपॉजिट लेना, सेविंग्स करंट फिक्स डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। फोर्थ पॉइंट है ना, दे एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑन बिहाफ ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये गलत है। बैंक अपने लिए डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, आरबीआई के बिहाफ पे कभी नहीं करते। आरबीआई का अपना अलग फंक्शन होता है, बैंकर्स टू बैंक। तो सही स्टेटमेंट जो हमारी आ रही है, देखो बच्चों, सही स्टेटमेंट जो आ रही है हमारी, ये वाली फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। डिपॉजिट रिसीव्ड्स आर लायबिलिटीज फॉर कमर्शियल बैंक्स, बिल्कुल सही बात है। उनकी जो हम डिपॉजिट जमा करते हैं बैंक में, उनको वापस रिटर्न करना पड़ता है, इसलिए डिपॉजिट बैंक की लायबिलिटी बनती है। क्रेडिट क्रेडिटर होते हैं, क्रेडिट करते हैं और हमारा पैसा जमा होता है बैंक में। दे एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑन बिहाफ ऑफ द बैंक, आरबीआई के बिहाफ पे वो पैसा जमा नहीं करते। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारा सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, इफ अ कंट्री एक्सपोर्ट गुड्स वर्थ ऑफ 600 करोड़ एंड इंपोर्ट्स गुड्स वर्थ ऑफ 450 करोड़, बैलेंस ऑफ ट्रेड की वैल्यू पूछ रहा है वो, कि भाई 600, या जो सीधा सही है इसको देखिए, हमारा जो आंसर आएगा इसमें, कंट्री एक्सपोर्ट, बाहर माल हमने भेजा 600 करोड़ का, हमने बाहर से माल लिया 450 करोड़ का, तो बीओटी का हमें वैल्यू बताना है इसके अंदर। तो यहाँ पे आप बीओटी की वैल्यू होती है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी कि 600 माइनस 450, तो आंसर आएगा 150। तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी, तो हमारा सरप्लस जो है, हम यहाँ सॉरी सरप्लस, भाई हमने बाहर पैसा ज़्यादा, माल ज़्यादा भेजा, हमें 600 करोड़ हमारे देश में आया। बाहर से मंगवाया हमने 450 करोड़ का, पैसा बाहर गया 450 करोड़, बाहर से आया अंदर 600 करोड़, 150 करोड़ हमें सरप्लस में, तो वैल्यू ऑफ क्या आएगी हमारी 150 करोड़। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, सरप्लस होता है वो गुड साइन होता है, यानी कि हमारा जो देश है वो प्रॉफिट में है। और डेफिसिट जो हमारा कंसर्न ज़्यादा इम्पोर्ट, कि हम इम्पोर्ट थोड़ा सा कम करें, ठीक है जी। सरप्लस होगा ज़्यादा तो ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा तो तभी सरप्लस होगा, और डेफिसिट अगर होगा, सपोर्ट डेफिसिट ज़्यादा है तो इसका मतलब इम्पोर्ट ज़्यादा होगा, डेफिसिट ज़्यादा इम्पोर्ट ज़्यादा, सरप्लस ज़्यादा एक्सपोर्ट ज़्यादा। क्वेश्चन 10 देख लेते हैं। फ्रॉम द सेट ऑफ टर्म्स गिवन इन कॉलम 1 एंड कॉलम 2 चूज द करेक्ट पेयर्स। कॉलम 1 कॉलम 2, देखिए, नॉन टैक्स रेवेन्यू, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, indirect tax, debtor, capital expenditure, borrowings, private goods, arrival in nature। तो ये तो भाई
करेक्ट पेयर हमें बताना है, इसके अंदर कौन सा है करेक्ट। तो इसका जो उत्तर है वो बिल्कुल डी। हमने ऊपर पढ़ा था प्राइवेट गुड्स हमारे राइवलरस इन नेचर होते हैं, कि हम कोई भी उसको क्या कहते हैं यूज नहीं कर सकता प्राइवेट गुड्स पे, ठीक है। ठीक है भाई, नॉन टैक्स रेवेन्यू गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नॉन टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट की ऐसी इनकम जो टैक्स से नहीं आती, एग्जांपल फीस, फाइन्स, प्रॉफिट। तो ये तो हमारा गलती हो गया, है ना भाई। इंटरेस्ट कॉलम सेकंड में देखिए, इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्स तो डायरेक्टली पे होते हैं, प्राइस में इंक्लूड होते हैं, जैसे जीएसटी वगैरह, तो कस्टम ड्यूटी। लेकिन फ्री राइडर उसमें दिया है, तो ये तो पब्लिक गुड्स से रिलेटेड होता है, तो ये हमारा सही नहीं है। कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट की लॉन्ग टर्म एसेट्स क्रिएशन स्पेंडिंग होती है, एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, जो सरकार खर्चा करती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, बोरिंग से भी होंगे। तो पब्लिक गुड्स हमारा ही, हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब हम आते हैं, ये हमारे 2025 के 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व करे थे। तो अब हम आते हैं 2025 का ये सेट हमारा दूसरा है। ठीक है जी। हम्म, देखिए, डैश रिलीजेस डाटा ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया, यानी कि मनी सप्लाई का डाटा कौन रिलीज करता है बेसिकली। तो भाई मनी सप्लाई का डाटा जो होता है वो रिलीज करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेकंड इसका आंसर ठीक हो जाएगा। देखिए, कॉरपोरेशन बैंक ये कमर्शियल बैंक होते हैं। कमर्शियल बैंक ये सिर्फ क्रेडिट क्रेडिट करते हैं, डाटा रिलीज नहीं करते। स्टेट बैंक और ऑफ इंडिया ये लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक है, बट डाटा रिलीज नहीं करते, तो आंसर होगा आरबीआई। आरबीआई डाटा रिलीज करता है। ठीक है जी। देखिए, इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी और मनी सप्लाई का डाटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलीज करता है। ये आरबीआई का मेन फंक्शन रहता है। आरबीआई का मेन फंक्शन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मनी सप्लाई कंट्रोल करना होता है मार्केट में। मॉनेटरी पॉलिसीज बनाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना होता है, करेंसी इशू करना होता है, बैंकिंग सिस्टम में स्टेबिलिटी आए, रेगुलेटरी आए। तो ये सभी आरबीआई के फंक्शन होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। देखिए, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एग्जिबिट्स द स्लोप ऑफ फंक्शन। एमपीसी बताता है स्लोप ऑफ फंक्शन। क्या स्लोप ऑफ फंक्शन है एमपीसी, क्या बताता है। ठीक है जी, एमपीसी जो हमारा मार्जिनल, देखिए एमपीसी क्या होता है। एमपीसी होता है हमारा डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, यानी कि कंजम्पशन में, इनकम पे चेंज आने से बेसिकली कंजम्पशन में कितना चेंज आएगा। ठीक है जी, इनकम में चेंज आने से कंजम्पशन में कितना चेंज आएगा। तो जो हमारा कंजम्पशन है एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वो कंज्यूम जो है ना, ये इसमें जैसे कि हमारे फंक्शन, जो कंजम्पशन फंक्शन हमारा क्या होता है, सी इज इक्वल टू सी प्लस बी वाई। तो ये जो हमारा बी हम ले रहे हैं इसमें, ये हमारा क्या है, ये स्लोप, ये बी ही एमपीसी है, स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन इज इक्वल टू एमपीसी। तो इसका आंसर हो जाएगा कंजम्पशन। ठीक है जी। और चलिए, क्वेश्चन 3 कह रहा है कि इसमें हमको जीडीपी निकालना है, रियल जीडीपी निकालना है, और एक जीडीपी डिफलेटर निकालना है। तो इसका आंसर जो है हमारा है, अगर हम, इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी। देखिए, इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी। जीडीपी डिफलेटर का फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। ठीक है जी, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100।
तो जब निकालेंगे सोल्व करेंगे तुम्हारा आंसर ही आएगा 65125। देखिए अब इसमें फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। मल्टीप्लायर की वैल्यू पूछ रहा है, कंजम्पशन फंक्शन दे दिया इन्होंने, टोटल कंजम्पशन एंड बाय नेशनल इनकम, के की वैल्यू पूछ रहा है। तो यानी कि हम लिख सकते हैं 1/1 माइनस एमपीसी, या अगर हम ये भी लिख सकते हैं 1/MPS। ठीक है जी, हम ये भी लिख सकते हैं। तो इसमें हमको पहले निकालना पड़ेगा MPS, निकालना पड़ेगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो इसके अंदर MPC प्लस MPS अगर हम करते हैं, MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। तो हमारा जो यहाँ पे जो 0.9 है वो हमारा है MPC। तो जब हम निकालेंगे इसको तो हमारा 1 माइनस MPC निकल के आएगा 1 माइनस 0.9 आएगा 0.1। ठीक है, 0.1 निकल के आएगा। तो जब लगाएंगे फॉर्मूले में 1/0.1, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा, ये नहीं है, वो बनेगा हमारा आंसर 10। ठीक है जी। चलिए आज हम 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी के नेक्स्ट वीडियो में करके करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में जितना ज़्यादा MPC उतना ज़्यादा मल्टीप्लायर इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इट्स डिमांड। ठीक है जी। और द फॉरेन एक्सचेंज रेट इंडिकेट्स अ कंट्री परचेजिंग पावर इन इंटरनेशनल मार्केट्स। तो देखिए जो फॉरेन हमारा जो कोरिलेशन कह रहा है कि प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अगर हमारा है तो उसकी डिमांड भी रहेगी। ये पॉजिटिव कोरिलेशन है, ये गलत है स्टेटमेंट। फॉरेन करेंसी की प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड गिरती है, इनवर्स रिलेशनशिप रहता है। फॉरेन करेंसी सपोज मान लो अगर डॉलर 1 रुपया 80 से 85 हो जाए तो हम डॉलर महंगा हो गया हमारे लिए, सही बात है। फॉरेन करेंसी की प्राइस बढ़ गई, रुपये $1 80 के बराबर है भारतीय रुपए के, लेकिन वो 80 से 85 हो जाएगा तो डॉलर महंगा हो जाएगा हमारा, तो उसकी डिमांड घट जाएगी। लोग कम डॉलर लेंगे, डिमांड कम हो जाएगी। इसमें लोअर डिमांड अप्लाई होता है, प्राइस बढ़ गए, डिमांड कम। सॉरी, सेकंड पॉइंट कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट इंडिकेट्स कंट्री परचेजिंग पावर इन इंटरनेशनल मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है एक देश की इंटरनेशनल मार्केट में परचेजिंग पावर दिखाता है, ये सही स्टेटमेंट है। एक्सचेंज रेट से पता चलता है कि देश की करेंसी की कितनी वैल्यू है इंटरनेशनल में। ठीक है जी। स्ट्रॉन्ग करेंसी होगी ज्यादा परचेजिंग पावर होगी, वीक करेंसी कम परचेजिंग पावर। तो पहली स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है, और जो हमारी स्टेटमेंट है कहाँ गया ये, सॉरी पहली स्टेटमेंट फॉल्स नहीं है, मैं गलत बोल गया, उसके लिए सॉरी। पहली दोनों स्टेटमेंट हमारी कहते हैं, एक सेकेंड कुछ देखिए, जिसका आंसर है बी वाला, बी। पहली स्टेटमेंट हमने जो गलत है, क्योंकि पॉजिटिव रिलेशनशिप नहीं रहता प्राइस फॉरेन एक्सचेंज, जैसे कि अगर उसके प्राइस बढ़ गई डिमांड कम हो जाएगी, लेकिन दूसरी वाली स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, पहली वाली हमारी फॉल्स है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट की वीडियो में मैं और क्वेश्चंस लेके आऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए
और क्वेश्चंस देखने के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डालूंगा मैं इकोनॉमिक्स 12th के लिए। ठीक है जी, तब तक के लिए थैंक यू।